हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। हमने पहले वन शॉट में लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर था पहला वन शॉट किया था, उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम हो या जेके बॉस का बोर्ड एग्ज़ाम हो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड वी विल डिस्कस आल्सो दिस क्वेश्चंस। ठीक है, जितना हो सके तो उतना हम डिस्कस भी करेंगे। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसी तरह वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायर इज ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। अगर हम देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है ये प्लांट हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में, ठीक है। ये प्लांट के शूट के टिप्स में, जो प्लांट में होता है, एक तो होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम होता है उन शूट्स के टिप्स में, शूट के टिप्स में बनता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन। ये आप याद रखना, ये प्रमोट करता है ग्रोथ, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, इसके फंक्शंस अभी हम डिस्कस ही करेंगे, एज पर क्वेश्चन ही जवाब देंगे। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे हम कहते हैं ये याद रखना, ये हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको हम कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये एक भ्रूणी कैविटी में होता है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका, जो आपने हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए इसकी पोजीशन याद रखो, ये हेड में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस के बेस पर, ठीक है। इसको हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, दैट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स। यानी इसके जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करते हैं फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स आल्सो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नंबर 3 क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पर दिया गया है हार्मोन, तो इसका जवाब आएगा इंसुलिन। क्या आएगा? इंसुलिन। ये आपने याद रखना है। इंसुलिन इज दैट हार्मोन विच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में जो शुगर की लेवल है उसको कंट्रोल कौन करता है? शुगर मीनस ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर हम शुगर ग्लूकोज को कंसिडर करते हैं, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल को कौन हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन सेक्रेट कौन करता है? ये आपको पता होगा कि जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज जो होते हैं, पैनक्रियाज में होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो आप हायर क्लास में देखोगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स सेक्रेट करते हैं एक हार्मोन ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सेक्रेट करते हैं इंसुलिन, ठीक है। वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। फिर डेल्टा सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं, अल्फा बीटा क्या सेक्रेट करते हैं, ये कौन से सेल्स होते हैं। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ये कौन हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, तो इंसुलिन। अगर कभी 2 हार्मोन्स बोला गया कि कौन से 2 हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं, तो एक तो है इंसुलिन, एक तो है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। याद रखना, ग्लूकागॉन। ये भी सेक्रेट करता है पैनक्रियाज के, लेकिन कौन सेल्स? अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये सेक्रेट करते हैं कौन? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। अभी के लिए फंक्शंस थोड़ा बहुत याद रखो। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। अभी के लिए याद रखना, यानी ये सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, सेल्स के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, तो अपटेक द ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको सेल्स अंदर ले जाते हैं। इंसुलिन उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। सेल्स पर जो ग्लूकोज के रिसेप्टर्स होता है उनको एक्टिवेट करता है इंसुलिन। वो फिर ग्लूकोज को खींचते हैं ब्लड से और सेल्स के अंदर ले जाते हैं, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होती है। ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है। ये क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। ये बात याद रखना। अभी के लिए आप कहोगे कि ये तो फिर हार्मफुल है, ये हार्मफुल नहीं है। आप हायर क्लास में देखोगे, देखिए जब हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो फिर ये ज़्यादा काम करता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ताकि सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज मिले। जब हमारे सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज मिला होता है तो फिर ज़्यादा नीड नहीं होती है, तो इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है, ठीक है, सेल्स के अपटेक को इंक्रीज करता है।
ये उल्टा काम करते हैं। इंसुलिन इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागॉन। एंटागोनिस्टिक मीन्स दीज आर टू एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स जो अपोजिट काम करते हैं। अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है। ये भी बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिशियल है। अगर दोनों में किसी का प्रॉब्लम हो जाएगी तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए अभी के लिए याद रखना कि अगर कभी पूछा गया कि कौन से दो हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, अगर दो बोला गया तो इंसुलिन भी आएगा, ग्लूकागॉन भी आएगा। लेकिन अगर एक ही बोलेंगे तो अभी के लिए आप इसको याद रखना, इंसुलिन। ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट इज़ साइनैप्स। साइनैप्स इज़ द गैप बिटवीन द टू। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक न्यूरॉन, ठीक है, अभी के लिए मैं आर्बिट्री स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपने डिटेलड स्ट्रक्चर इसका देखा होगा। फिर होते हैं लास्ट में साइनैप्टिक नोड्यूल्स। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर डीप में पढ़ा होगा। अभी के लिए जितना मैं बोलूँगा उतना ही याद रखिए। अगर हम दूसरे यहाँ पर बनाएंगे दूसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स है, मैं आर्बिट्री स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए, जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप होती है ये जो जंक्शन होता है किसके दरमियान, जो पहला वाला न्यूरॉन होता है इसे हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, नर्व या न्यूरॉन। तो जो इसके बाद होती है न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन क्या बोलते हैं? पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी पोस्ट उसके बाद, प्री मीन्स पहले। ठीक है, द जंक्शन बिटवीन द, ये क्या है? ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के क्या है? ये है नोड्यूल्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह। देखिए, अगर हम इसको देखेंगे, ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स किसके? डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ये क्या है? ये है साइनैप्टिक नोड्यूल्स। सॉरी, साइनैप्टिक नोड्यूल्स। ठीक है, मैंने लोब्यूल्स बोला था, सॉरी। ये है साइनैप्टिक, जिनको हम बोलते हैं साइनैप्टिक लोब्स। ठीक है, या लोब्यूल, साइनैप्टिक लोब्यूल्स ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी द जंक्शन विच इज़ मेड बाय द साइनैप्टिक नोड्यूल्स। ठीक है, क्या है ये? साइनैप्टिक नोड्यूल्स। मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, फिर से मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ साइनैप्स? इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द, ये क्या है? ये है साइनैप्टिक, या मैं लिखूँगा आप साइनैप्टिक बल्बस सीधे, इनको हम साइनैप्टिक बल्बस भी कहते हैं। साइनैप्टिक बल्बस ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ, ये क्या है? पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एंड साइनैप्टिक बल्बस ऑफ द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, ये जो जंक्शन बनता है इनके दरमियान, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स इज द जंक्शन विच इज मेड बाय द साइनैप्टिक बल्बस ऑफ द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स। इट इज द जंक्शन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या है? व्हाट आर ट्रॉपिक हार्मोन्स? गिव वन एग्जाम्पल। ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जो किसी स्टूमुलस पर मूवमेंट होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स विच डिपेंड ऑन द स्टूमुलस एंड द टाइप ऑफ द स्टूमुलस। अभी के लिए इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द प्लांट्स। दीज आर दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स विच depend on the stimulus, intensity of the stimulus, whether direction of the stimulus, बहुत सारी चीज़ों पे, यानी किस डायरेक्शन में स्टिमुलस लगेगी उस तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, किस तरीके का स्टिमुलस होगा उस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी उस स्टिमुलस की उतना ज़्यादा ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस। गिव वन एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि जियोट्रॉपिज्म। What is geotropism? Geotropism means movement of a plant towards gravity, यानी ग्रेविटी की ओर जो ट्रॉपिज्म होती है, जो मूवमेंट ऑफ प्लांट, द मूवमेंट शोन बाय द प्लांट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। while as phototropism, photo means light, यानी मूवमेंट बाय द प्लांट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अभी के लिए याद रखना। फिर इसमें आते हैं दो टाइप्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म।
पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नेगेटिव मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। याद रखना, अभी के लिए याद रखना, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट और द पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी। while as positive means positive geotropism means movement of the plant or the part of the plant towards the gravity, while as negative geotropism means movement of the plant or the part of the plant against the gravity। इसी तरह फोटोट्रॉपिज्म भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट और द पार्ट ऑफ द प्लांट towards the light or against the light. If it is towards the light, it is called a positive phototropism. If it is against the light, it is called a negative tropism. इसी तरह के और ट्रॉपिक मूवमेंट्स है लाइक कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स towards the chemical substances। इसी तरह है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स towards the water। ठीक है, अभी के लिए याद रखना। अगर कभी ये पूछा गया कि इन अ प्लांट रूट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक, याद रखना आज के बाद रूट इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट? क्योंकि वो करता है मूवमेंट ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वाइल एज शूट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्यों है नेगेटिव जियोट्रॉपिक? क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ दिखाता है शूट। ठीक है, इसी तरह फोटोट्रॉपिज्म में अगर मैं बोलूँगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है? शूट, बिकॉज इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है? रूट, क्योंकि रूट नीचे की ओर ग्रो करता है, लाइट ऊपर की ओर है, ये मीन्स नेगेटिव। इसी तरह अगर हम देखेंगे शूट जो होता है, शूट ऊपर की ओर ग्रोथ करता है और ऊपर की ओर लाइट भी होती है, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरह नेगेटिव एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Define hormones, very important. Hormones are chemical substances that are synthesized in animals or plants। हम लिखेंगे सीधे, hormones are chemical substances that are produced in an organism but in small quantity या ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। स्मॉल क्वांटिटी या ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं हार्मोन्स जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में या ट्रेस क्वांटिटी में, दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है हार्मोन्स के। फिर आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। प्लांट हार्मोन्स में आते हैं ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, साइटोकाइनिन्स। एनिमल्स के हार्मोन्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो लाइक दैट के हार्मोन अगर हम देखेंगे इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकागॉन। अगर बहुत सारे आप हार्मोन्स भी देखोगे इनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो लाइक ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वासोप्रेसन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, दीज आर हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। विच हार्मोन हैज़ इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट्स में खासकर वो दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स में अगर हम देखेंगे, ग्रोथ प्रमोटर्स में एक तो आता है ऑक्सिन, एक आता है जिबरलिन, ठीक है, एक आता है साइटोकाइनिन। दीज थ्री आर प्लांट हार्मोन्स बट आर ग्रोथ प्रमोटर्स विच प्रमोट द ग्रोथ इन द प्लांट। वाइल एज ग्रोथ इनहिबिटर में आता है एक एब्सिसिक एसिड, दूसरा आता है एक एब्सिसिक एसिड, दूसरा आता है इथाइलिन। क्या आता है? इथाइलिन। ये अभी आपके स्कोप का नहीं है इथाइलिन, इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी के लिए आप याद रखिए ग्रोथ प्रमोटर्स आर दोज प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट द ग्रोथ इन द प्लांट। इट इंक्लूड्स ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स and cytokinins, while growth inhibitors are those plant hormones which inhibit the growth in a plant। इसमें आता है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अभी के लिए आपने एब्सिसिक एसिड याद रखना है जो ग्रीन ग्रोथ इनहिबिटर है, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स? इसका आएगा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम AB लिखते हैं, एब्सिसिक एसिड। इसको हम सिट्रस हार्मोन भी कहते हैं। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आया विच हार्मोन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सिट्रस हार्मोन या विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड सिट्रस हार्मोन, तो आप लिखना एब्सिसिक एसिड। अगर कभी पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन द प्लांट्स, तो भी आएगा एब्सिसिक एसिड। इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स मीन्स ग्रोथ इनहिबिटर, तो आएगा एब्सिसिक एसिड। सिट्रस हार्मोन बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड सिट्रस हार्मोन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रस हार्मोन बिकॉज ड्यूरिंग द सिट्रसफुल कंडीशन इट प्लेज द मेन रोल इन अ प्लांट। ठीक है, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? अभी मैंने बताया द ग्रोथ ऑफ द प्लांट
the growth or the movement of the plant or the part of the plant towards the light or against the light is called phototropism. What are the components of central nervous system? देखिए नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं बाकी जो भी पेरिफेरल नर्वस है। क्या है? पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल नर्वस जो होते हैं वो आते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वाइल एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि एक मार्क का है, सिर्फ नाम ही लिखना है। व्हाट हैपन्स एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स साइनैप्स पर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताई, ठीक है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। देखिए मैं अभी के लिए इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लो आप डेंड्राइट्स है, ये है इस तरह। अब है यहाँ पर साइनैप्टिक बल्बस, ठीक है। यहाँ पर है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। अगर आप देखोगे, अब मैं 2-3 ही बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, जब एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ से ट्रेवल करती है, ठीक है, यहाँ से आई डेंड्राइट्स से, फिर यहाँ पर सेल बॉडी से चलती है थ्रू एक्सान। जब ये साइनैप्टिक बल्ब में पहुँचता है ये एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर होते हैं रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होते हैं? रिलीज। मैं सिंपली बताता हूँ कि क्या होता है, वरना आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लास में। होता क्या है, ये किस वजह से होता है, क्या होता है उस टाइम, कौन से मेम्ब्रेन चेंज आती है, मेम्ब्रेन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज की वजह से क्या होता है, वो हायर क्लास में है। अभी के लिए याद रखना, जब एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सान पहुंचती है टू द साइनैप्टिक बल्ब्स, वहाँ पर रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अगर कभी एग्जाम्पल पूछा गया आपके लेवल के लिए, अभी आप एक ही याद रखना, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर। फिर आप हायर क्लास में देखोगे डोपामिन भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, आधे होते हैं इनहिबिटिंग, आधे होते हैं, ठीक है, प्रमोटिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर होता है कुछ का नेगेटिव इफेक्ट, कुछ का पॉजिटिव, वो आप हायर क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखना है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन के साइनैप्टिक बल्बस में पहुंचता है, तो यहाँ पर केमिकल चेंज की वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन, इनके इधर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होती है और सेल बॉडी होती है, उन पर होते हैं रिसेप्टर्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज लाते हैं। उस चेंज की वजह से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बनती है और वो आगे ट्रेवल होती है। फिर इसी तरह आगे आगे ये एक्शन पोटेंशियल बढ़ती है। यानी साइनैप्स में क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, द साइनैप्टिक लोब्यूल्स ऑफ द प्रीसाइनैप्टिक न्यूरॉन ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन which is a chemical substance which bind to the receptors which are present on the membrane of the cell body and the dendrites of the postsynaptic neuron, which brings the chemical change in the postsynaptic neuron and the action potential is transmitted in this way। ये होता है साइनैप्स के गैप पर, ठीक है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर 2 मार्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ड्रा डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये 2 मार्क का नहीं आया इन केस, तो 5 मार्क का डेफिनेटली है। 2 मार्क में आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है और लेबलिंग करनी है कि सेल बॉडी कहाँ है, डेंड्राइट्स कहाँ है एंड एक्सॉन कहाँ है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो फिर आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है, सेल बॉडी में क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेंड्राइट्स कौन से होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, इसमें क्या होता है, शिवान सेल्स, माइलिन शीथ एटसेट्रा, डेंड्राइट्स में भी दिखाना है आपने, ठीक है, सेल बॉडी में भी दिखाना है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा, ये सारा आपने 5 मार्क किया। अगर 2 मार्क का आया तो सिर्फ लेबलिंग करनी है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है आपने। देखिए मैं आर्बिट्री डायग्राम बनाऊंगा, आप मुझसे अच्छे बनाते होंगे, आप वही बना लेना, लेकिन अभी पढ़ाने के गर्ज से ये मैं दिखाता हूँ। अब मैं बनाता हूँ इस तरह, वरना ये कम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर। अभी के लिए आपने याद रखनी है। लास्ट में क्या होता है, फिर इस तरह होते हैं वो साइनैप्टिक नोड्यूल्स। आप मुझसे अच्छा बेहतरीन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं लेबलिंग के लिए दिखाता हूँ कि यहाँ पर होता है क्या, साइटोप्लाज्म।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और एक्सॉन के यानी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को कहते हैं हम। अगर हम देखेंगे ये होती है क्या, ये होती है, एक तो ये होती है डेंड्राइट्स, ठीक है, ये होती है यहाँ पर सेल बॉडी, ये सारा सेल बॉडी, इसको इस तरह दिखाना है, ये होती है सेल बॉडी, ये होती है एक्सॉन, ये होते हैं साइनेप्टिक लोब्यूल्स या साइनेप्टिक नोड्यूल्स। आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, ये डिटेल में लिखना है। अगर इनकेस 5 मार्क का आया, अगर 2 मार्क का आया तो ये लेबलिंग सिर्फ करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, वरना मैं सारा बताता लेकिन ये लेंथी बन जाएगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को ही समझने में 1 घंटा लग जाता है। What is reflex arc? Explain with the help of flow chart. Reflex arc क्या होती है? Reflex arc is the pathway of the reflex action. कश्मीरी में मैं अब कश्मीरी में नहीं, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर रिसेप्टार्स है, क्या है, रिसेप्टार्स, ठीक है, यहाँ पर आया स्टूमुलस, जब स्टूमुलस को परसीव किया उन्होंने, रिसेप्टर्स ने, तो ये भेजता है दिस, जो यहाँ पर ये फिर मैसेज होती है, इसको पहुँचाता है ये टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको प्रोसेसिंग करके थ्रू एफेरेंट न्यूरॉन्स, थ्रू ये भेजता है थ्रू एफेरेंट न्यूरॉन्स, जिनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, याद रखना, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। इफेरेंट न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। फिर ये यहाँ से भेजते हैं सिग्नल टू द इफेक्टर, किसको, इफेक्टर को, यानी किसी आर्गन को। फॉर एग्जांपल आपने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, हीट किया, यहाँ पर बन गई स्टिमुलस। आपके जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स है, टच के लिए जो रिसेप्टर्स है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स आपके स्किन में है, इन्होंने परसीव किया हीट को, तो ये टैक्टाइल रिसेप्टर जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू चला जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यूजुअली रिफ्लेक्स एक्शन आर इज कंट्रोल्ड एट स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, यहाँ से जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से इफेरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आती है टू द इफेक्टर, यानी हमारे हैंड को, हम हैंड को हटा लेते हैं। इसी तरह ये रिफ्लेक्स एक्शन चलती है, यानी हमारे हैंड में जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स है टच के लिए, उन्होंने जब हीट को परसीव किया तो थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इस हीट के मैसेज को पहुंचाया टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड को। वहाँ से क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इसको प्रोसेसिंग करके मैसेज भेजता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर ऑर्गन दैट इज हैंड, और हम हैंड को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। इसके डायग्राम और फ्लो चार्ट भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये आर्बिट्री है, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन अभी के लिए रिवीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है, मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेरेबेलम एंड पॉन्स वेरोलाई। मैं आपको नोट्स पर ही ले चलता हूँ, यहाँ पर अच्छा लिखा है, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर है ब्रेन, ठीक है। देखिए सेरेबेलम के फंक्शन, ठीक है, इट कंट्रोल्स द बॉडी एंड पोस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर मीन्स पोजीशन आप कह सकते हो, बैलेंस मीन्स बैलेंसिंग में कौन मदद करता है, ये है सेरेबेलम ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन का कौन पार्ट कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस, सेरेबेलम। इट कंट्रोल्स द प्रिसिशन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस मीन्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, वही होता है पोस्चर, यानी प्रिसिशन को भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ को पकड़ा, अच्छे से पकड़ा, किस तरह पकड़ा, ये भी कंट्रोल होता है, वो तो हमारे हाथ, वॉलंटरी एक्शन है जो हम खुद करते हैं, लाइक वॉकिंग, लाइक लिफ्टिंग, लाइक बोलिंग एट्सेट्रा, उसके प्रिसिशन में जो हेल्प करता है वो होता है सेरेबेलम। अब हम देखेंगे मेडुला या मेडुला ओब्लांगेटा, ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, किस तरह कंट्रोल होता है, ये हमारा मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सैलिवेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी ये कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा। वोमिटिंग मीन्स जब वो होती है कि जो वापस आता है, ठीक है, वोमिटिंग आपको पता होगा, वोमिटिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा। जो
इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वाइल एज वॉलंटरी एक्शंस के प्रिसिशन को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। व्हाट इज पॉनस वैरोलाई या पॉनस वैरोलाई कंट्रोल्स, इट आल्सो कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन। कौन? पॉनस वैरोलाई। कुछ के इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, कुछ को ये। मेन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, अगर कभी पूछा गया कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है ब्रेन के किस पार्ट में? पॉनस वैरोलाई में। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉनस वैरोलाई ऑफ द ब्रेन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फंक्शन लिखनी थी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि तीनों का बता ही देता हूँ, सेरेबेलम का भी बताया, पॉनस वैरोलाई का भी बताया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द काज ऑफ डायबिटीज़, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दिया गया है डायबिटीज़, ठीक है। आप यहाँ पर मान लेना ये है डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस। ये दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस आपने नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में है। डायबिटीज़ मेलाइटस भी आपने हायर क्लास में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है, आपके लेवल के लिए इतना ही है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। व्हाट इज मेंट बाय हाइपरग्लाइसीमिया? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा चला जाए उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ आपके लेवल के लिए सिर्फ रेफर्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। फिर हायर क्लास में जो है डायबिटीज़ मेलाइटस में टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स है इसके, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए डायबिटीज़ मीन्स जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चला जाए, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, ये कब होगा? देखिए मैंने आपको बताया कि इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जब ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा चला जाए, फिर नॉर्मल लेवल में नहीं पहुँचे आसानी से, तो इसका मतलब क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है, इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो ऐसे पेशेंट उसको क्या चाहिए बनने के लिए? इंसुलिन। तो इसको हम फिर इंसुलिन के इंजेक्शन ही देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये डीप मैकेनिज्म है, फिर कभी बताऊंगा। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, वो हायर क्लास में आपने पढ़ना है। अभी के लिए याद रखना है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए, इसका मतलब उसके बॉडी में इंसुलिन इनसफिशेंट बन रहा है या इंसुलिन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इंसुलिन जो काम कर रहा था अब वो नहीं होगा। इंसुलिन क्या कर रहा था, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था। अब जब यही नहीं बन रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होगा, इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी डायबिटीज़ इसी को कहते हैं। अब ऐसे पेशेंट को अगर हम आर्टिफिशियली इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन क्या काम करेगा, वो इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करेगा, वो नॉर्मल लेवल में पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आर्बिट्री है। इसके लिए अगर मुझे टाइम मिला तो डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस का मैं आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा कभी, अगर टाइम मिला। वो हायर क्लास के लिए होगा, आपके लिए अभी इतना ही है। तो अब क्या है, वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट मीन्स साल्ट जिसमें आयोडीन की अडल्ट्रेशन हो। वाई वी अडल्टर्ड द आयोडाइज्ड साल्ट, ठीक है। ये भी बड़ा मैकेनिज्म है। अभी के लिए याद रखना है कि आयोडीन जो होता है, इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। याद रखना, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो जो थायराइड हार्मोन्स बनाता है, उन थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। इसलिए जब हम आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी में आयोडीन चला जाता है, उससे हमारे थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल अमाउंट में बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स 2 होते हैं, T3 एंड T4, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसी को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। याद रखना, आपने इतना ही पढ़ा होगा कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन थायरॉक्सिन, बट इट इज़ T4 टेट्रा आयोडो मीन्स इसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे, यानी एक थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। टेट्रा आयोडो थायरोनिन मीन्स ये भी एक हार्मोन है, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 3 आयोडाइड आयन्स इन 1 मॉलिक्यूल, 4 आयोडाइड आयन्स इन 1 मॉलिक्यूल। 2 हार्मोन्स बनाता है थायराइड ग्लैंड, एक है T3
ट्राई आयोडोथायरोनिन, दूसरा है T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। इनके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम आयोडीन को साल्ट के साथ अडल्टर करके आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं। उसके ज़रिए हमें साल्ट भी मिलता है, साल्ट का टेस्ट भी मिलता है और साथ साथ हमारे बॉडी में आयोडीन भी चला जाता है। उस आयोडीन को ये थायराइड ग्लैंड यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर फिर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, फिर होता है ग्वाइटर। आपने पढ़ा होगा ग्वाइटर। व्हाट इज़ ग्वाइटर? ग्वाइटर इज़ एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्यों? अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो मुझे बताइए T3 एंड T4 बनेगा? नहीं बनेगा, या कम बनेगा। फिर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है इसकी होती है हाइपरट्रॉफी। क्या होती है? हाइपरट्रॉफी। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। हाइपरट्रॉफी मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स। एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स। सेल्स क्यों बड़ी हो जाती है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाए। लेकिन आयोडीन तो डिफिशेंट है, इसलिए फिर आयोडीन डिफिशिएंसी से ये हार्मोन्स नहीं बनते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हम गलत टर्म मान सकते हैं, आप मानना, वो एनलार्ज होती है। उसमें क्या होते हैं, सेल्स बड़े बड़े बन जाते हैं। उससे वो हम ये भी कह सकते हैं, चलो एनलार्जमेंट, वो अगर इतना था थायराइड ग्लैंड तो वो इतना बन जाता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि वो बनाता है कम अब T3 एंड T4। वो कंपनसेशन के लिए अपने सेल्स की ग्रोथ करता है, अपने सेल्स का साइज़ बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स बनाए। ठीक है, लेकिन वहाँ से तो आयोडीन की डिफिशिएंसी है, इसलिए इस ग्वाइटर में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, कभी अगर टाइम मिला तो इस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट देयर नेम्स। डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उनके नाम देखिए। अगर टच के लिए रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? टैक्टाइल। द रिसेप्टर्स विच आर फॉर द सेंसेशन ऑफ टच आर कॉल्ड टैक्टाइल रिसेप्टर्स। द रिसेप्टर्स विच आर फॉर स्मेल उनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। जो टेस्ट के लिए होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, और कौन से होते हैं, जो विजन के लिए होते हैं, देखने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे आई में, जिनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 4-5 और भी 1-2 है, लेकिन अभी के लिए इनका आप याद रखना, इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, इट परसीव्स द, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर्स? दे परसीव द स्टिमुलस ऑफ टच। व्हाट आर द टच? इसके लिए टच भी है, इसके लिए पेन भी है, नहीं, पेन के लिए अलग है। इसके लिए टच है, हीट है, कोल्डनेस है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी के लिए स्मेल है, ये मैंने अभी बताया। ठीक है, अगर आप देखेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, दीज आर द रिसेप्टर्स दैट परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट, दीज परसीव द सेंस ऑफ स्मेल, दीज परसीव द सेंस ऑफ विजन। ये आप याद रखना। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? नेम अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ इन प्लांट्स। याद रखना, प्लांट हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट्स। नेम द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ इन द प्लांट्स। यानी अभी के लिए अगर हार्मोन बता रहा है, अभी याद रखना, उसके लिए आप लिखना ऑक्सिन। अगर बोला गया प्रमोट ग्रोथ कौन हार्मोन्स है, तो फिर लिखना है आपने ग्रोथ प्रमोटर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स। इसमें आएंगे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। ठीक है, ये तीनों आएंगे अगर बोलेगा ग्रोथ प्रमोटर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स। लेकिन यहाँ पर एक ही हार्मोन का बताया गया है, ऑक्सिन लिखना। उसी तरह जैसे मैंने बताया था कि अगर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, अगर एक हार्मोन बोला गया तो इंसुलिन, अगर बोले गए हार्मोन तो इंसुलिन भी आएगा और ग्लूकागॉन भी आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी लिखना। ठीक है, इसका आएगा क्या, ऑक्सीजन अभी के लिए। व्हाट आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, राइट देयर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बोला सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स जो सिग्नल को लेते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। व्हाट आर मोटर न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को ले जाते हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अभी मैंने रिफ्लेक्स आर्क में आपको समझाया। ठीक है, व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, देयर फंक्शन यही है कि दीज कैरी द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज कैरी द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर्स को, यानी 5 मार्क के क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर हार्मोन्स इन एनिमल्स, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स, नेम द हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मस्टिच एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल लवरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। मैं आपको ये टेबल पढ़ाता हूँ, इससे आपको बहुत समझ आएगा और कोई भी क्वेश्चन जो एनिमल हार्मोन्स के रिलेटेड है आपके 10th सिलेबस में वो आपको समझ आएगा। लाइक दैट के हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड, लोकेशन ऑफ द ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन। पहला अगर हम देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको मैंने अभी आपको बोला, इसको हम T4 भी बोलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज एट द नेक रीजन, एट या बोल सकते हैं हम एट द बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैकिया। इसके फंक्शंस क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के, इट्स फंक्शन इज इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स में उनके रेगुलेशन में, इनके मेटाबॉलिज्म के को रेगुलेट कौन करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन, GH हार्मोन जो सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मिड, यहाँ पर लिखना है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन में होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स एंड द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। What is adrenaline? Adrenaline is also a hormone secreted by adrenal glands which are present on above the both kidneys. Adrenal glands दो होते हैं, एक किडनी के ऊपर, दूसरा दूसरी किडनी के ऊपर, इसलिए इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड हम एड्रेनल ग्लैंड को कहते हैं। सुप्रा मीन्स ऊपर सुपीरियर तरफ और रेनल मीन्स किडनी, यानी किडनी के सुपीरियर पोर्शन पर होते हैं, सुपीरियर साइड पे होते हैं या किडनी के ऊपर होते हैं ये लोकेटेड, इसलिए इसको हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन, रेगुलेशन, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, यानी इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेज द हार्ट अटैक। आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड को हम कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन। अगर कभी बोला गया एमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, वो कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और एक होता है नॉर एड्रेनल ग्लैंड, नॉर एड्रेनल हार्मोन, नॉर एड्रेनल हार्मोन। नॉर एड्रेनल हार्मोन इसको हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन किसका दूसरा नाम है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनल ग्लैंड का। और एड्रेनल ग्लैंड और एक हार्मोन सिक्रेट करता है नॉर एड्रेनल हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों को हम बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन्स, या इनको हम बोलते हैं हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। ये आपको पढ़ना है फिर, ठीक है। ये क्या करता है, जब ये इमरजेंसी हार्मोन्स है, जब कोई इमरजेंसी होती है ये सीक्रेट होते हैं, तो इमरजेंसी के टाइम ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम रिलीज़ होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो। और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है ताकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो। हार्ट रेट को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाए टू द टिश्यूज़ फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये आपने हायर क्लास में पढ़ना है, इसका मतलब पूरा रोल अभी के लिए याद रखना ये। और होते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे मेल्स में होता है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये कौन, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन मेल्स, व्हाइल एज एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरियस विच आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन व्हाइल एज एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये जेनिटल और एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन जेनिटल एरिया या एब्डोमिनल एरिया, ओवरीज आर आल्सो प्रेजेंट इन जेनिटल एरिया या लोअर एब्डोमेन एरिया, ठीक है। असल में होता है, काम क्या होता है, ये इस तरह का स्लाइड दिया गया है, यानी टेस्टिस आर लोकेटेड इन जेनिटल एरिया वायरस ओवरीज आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। यानी लोअर एब्डोमिनल एरिया में टेस्टिस, जेनिटल रीजन में टेस्टिस। इन दोनों का काम क्या है, इट चेंज एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनके डेवलपमेंट में और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है प्यूबर्टी में, उसके लिए यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, मैं आर्बिट्री बता रहा हूँ क्योंकि आपके लेवल का इतना ही है। इंसुलिन अभी मैंने बोला बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज की लोकेशन है बिलो स्टोमक। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इट रिड्यूसेस और डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। इट आल्सो रेगुलेट्स, रेगुलेट का मतलब भी वही है, ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को विद द ग्लूकागन, व्हाइल एज इट्स फंक्शन इज इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है।
अब आपको क्या यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट आर हार्मोन्स इन एनिमल, जो मैंने अभी बताए। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स में बनते हैं, ये स्पेसिफिक टिश्यूज़ पर काम करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर काम करते हैं। और एक फंक्शन लिखना है आपने कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं एटसेट्रा, ये आपने देख लेना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेम द हार्मोन विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ मोस्टेज एंड बियर्ड इन ह्यूमन मेल, यानी मोस्टेज की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और बियर्ड में ह्यूमन मेल में कौन, ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। इसके लिए कौन होता है, इसका जवाब आएगा टेस्टोस्टेरोन, जो अभी हमने देखा। लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए कौन है, इंसुलिन, जो हमने अभी देखा। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। हम क्या काम करते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये बाहर की आवाज़ है। अगर हम देखेंगे अब हम काम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ दीज, ठीक है। इधर देखिए फंक्शंस ऑफ दिस। अगर हम देखेंगे फोर ब्रेन में क्या आता है, आपने ये लिखना है, फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम के फंक्शंस क्या है, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस, इट स्टोरेज इंफॉर्मेशन यानी मेमोरी भी इसकी फंक्शन है। हंगर यानी जो सेंटर, हंगर के लिए सेंटर है वो भी सेरेब्रम में है, ठीक है। आप देख सकते हैं रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो सेंसरी इम्पल्स बॉडी पार्ट्स से आता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, उसको कौन करता है, रिसीव, यही सेरेब्रम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मिड ब्रेन में आपने लिखना है, मिड ब्रेन में आता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं लिखना क्योंकि ये ग्लैंड में आता है, आपको ब्रेन का लिखना है। आप लिखना हाइपोथैलेमस केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और इसमें होता है थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी में हीट मेंटेनेंस या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेनेंस में हेल्प करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक काम लिखना, मिड ब्रेन में होता है एक नर्वस फाइबर टिश्यू का ट्रैक्ट। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये नर्वस फाइबर्स ट्रैक्ट होता है, एक ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर नर्वस फाइबर्स टिश्यू का बना हुआ होता है, नर्व्स का बना होता है। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। इट इज़ द ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, विच इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, कार्पस कैलोसम। ये भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में लिख सकते हो, हाइंड ब्रेन में आता है सेरेब्रम, इसकी फंक्शन ये है जो मैंने डिस्कस किया। मेडुला जिसकी फंक्शन ये है, और पॉन्स वेरोलाई जिसका फंक्शन ये है। ये मैंने डिस्कस आपको ऑलरेडी किया था उस क्वेश्चन में, यही लिखना है इसमें अलग अलग करके, ठीक है। पहले लिखना है फोर ब्रेन में क्या आता है उसके फंक्शंस, मिड ब्रेन में क्या आता है उनके फंक्शंस, हाइंड ब्रेन में क्या आता है उनके फंक्शंस, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।